हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज। इस सीरीज के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक कल्टीवेटर उस थंडर ड्रैगन को बड़ी टक्कर देने की कोशिश करता है। असल में वो थंडर ड्रैगन भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो उस कल्टीवेटर पे भारी पड़ जाता है। और इसी के साथ साथ हमें रेटिंग वाइज बताता है अगर किसी कॉन्टिनेंट के अंदर ध्यानबो मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करना है तो उसे सबसे पहले ध्यानबो टेक्स्ट को ओपन करना होगा और तभी वो अपने बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर सकता है और कल्टीवेशन कर सकता है। पर मैग्नोलिया सिटी के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो अपनी ध्यानबो वर्टेक्स एक्टिवेट नहीं कर पाया और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम फेंगाओ होता है, जो कि प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था और 1 महीने पहले हुए उसी इंसिडेंट्स के बारे में याद करने लगता है जहाँ पे फेंगाओ के अंकल फेंगांग से कहने लगता है अपने फेंगाओ जैसे कचरे को अपने डिसेबल के रूप में सिलेक्ट कैसे किया जिसने की आज तक अपने ध्यानबो वर्टेक्स तक को एक्टिवेट नहीं कर पाया। और तभी उसकी सिस्टर सीन कहती है आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरा ब्रदर यकीनन ध्यानबो को एक्टिवेट कर पाएगा। इसके बाद मास्टर फेंगाओ से कहने लगता है तुम अभी तक अपने ध्यानबो वर्टेक्स को भी एक्टिवेट नहीं कर पाए और अगर तुम यहाँ पर रहे तो इसका असर जिंक के ऊपर भी पड़ सकता है, इस वजह से तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। यह बात सुनने के बाद फेंगाओ के फादर कहते हैं तुम अपने जूनियर को इस तरह से धमका नहीं सकते, यह तो बिल्कुल गलत है। यह सब सुनने के बाद फेंगाओ के फादर की भी बेइज्जती करता है जिसकी वजह से फेंगाओ भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है चाहे मेरी ध्यानबो वर्टेक्स एक्टिवेट क्यों ना हो पर मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ, यकीनन एक ना एक दिन मेरी ध्यानबो वर्टेक्स एक्टिवेट हो ही जाएगा। जिससे कि फेंगान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फेंगाओ के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, लेकिन तभी बीच में उसके फादर आकर उसे बचा लेते हैं और इसी के साथ उसके फादर के साथ फाइट करते हुए उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गए थे। यह देखने के बाद फेंगाओ काफी ज्यादा गुस्से में कहता है फेंगाओ तुम याद रखना तुम कमजोर को हमेशा ही टॉर्चर करते रहते हो, मैं वापस आऊंगा 1 साल बाद यकीनन तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। तो यह सब सुनने के बाद फेंगान कहता है ठीक है अगर तुम 1 साल बाद मुझे हरा पाए तो मैं अपनी कल्टीवेशन खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगाओ को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर फेंगाओ इन्हीं सब चीजों को याद करके काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है, लेकिन तभी वो कहता है मैं इस तरह से नहीं हार मान सकता। और इसी के साथ बचपन में जिंग के साथ बिताई हुई पल याद आने लगते हैं जहाँ पर जिंग उससे कहती है ब्रदर आप इस तरह से खुद को चोट नहीं पहुँचा सकते। यह सुनने के बाद फेंगाओ कहता है मेरे साथ के लगभग सभी डिसेबल अपने ध्यानबो वर्टेक्स को एक्टिवेट कर चुके हैं और अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो शायद ही मेरा ध्यानबो वर्टेक्स ओपन हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत कर, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यकीनन एक दिन वापस आ जाऊंगा। यह सुनने के बाद सिंह भी कहती है हाँ ब्रदर मुझे यकीन है आप ऐसा जरूर करोगे। फेंगाओ फिर से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बार ध्यानबो वर्टेक्स ओपन करके ही रहूंगा और वो वहीं पर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। पर इस बार की कल्टीवेशन पे भी कुछ अलग होता है, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है और कुछ देरी के बाद वो लाइट उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और तुरंत एक लेडी में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद फेंगाओ को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो पूछता आखिरकार तुम हो कौन। वो लेडी फेंगाओ के बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगती है बच्चे नई जनरेशन मार्शल आर्ट बनने के लिए तुम्हें बता आज से मैं तुम्हारे कल्टीवेशन में हेल्प करूंगी, यानी कि मैं तुम्हारी हर चीज में हेल्प करूंगी। आज से मैं ही तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम मुझे जिंगुई बुला सकते हो। और उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहती है तुम्हारी बॉडी में तो व्हाइट वर्टेक्स मौजूद है। यह सुनने के बाद फेंगाओ इसके बारे में पूछता है तो आंट जिनू कहती है कि ये जो व्हाइट वर्टेक्स है वो काफी ज्यादा रेयर है और इसके साथ साथ जिनके पास ये मौजूद है वो नॉर्मल कल्टीवेशन से भी ज्यादा फास्ट है और इसी के साथ साथ यह काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है। यह सुनने के बाद फेंगाओ कहता है तो इसका मतलब यह है मैं यहाँ पे बेकार नहीं जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है कि तभी आंट जिंगू कहती इसका साइड इफेक्ट भी मौजूद है, अगर कोई कल्टीवेट हमेशा ही कल्टीवेशन करता रहे तो फिर ठीक है, लेकिन अचानक से अगर वो कल्टीवेशन छोड़ दे तो ये उल्टा ही उसकी बॉडी से 5 मेरेडियन को खाता रहेगा। यह सुनने के बाद फेंगाओ काफी ज्यादा शॉक हो गया था। इसके साथ साथ आंट जिंगू कहती है फिलहाल के लिए इतना ही काफी, मैं सोने जा रही और उसकी बॉडी में जाने लगती। फेंगाओ उसे रोकते हुए कहता है सीनियर आप रुक जाइए प्लीज, आप मुझे बताइए कि मैं व्हाइट टेक्स्ट को किस तरह से ओपन कर सकता हूँ और इसी के साथ साथ चाहे इसमें कुछ भी क्यों ना हो मैं हर एक चीज को झेलने
के लिए तैयार हूँ। यह देखने के बाद आंट जिंगहुई इसके लिए एग्री होते हुए कहती है तो ठीक है। वो फैंग आउ के व्हाइट वर्टेक्स को ओपन करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हम फैंग आउ को देखते जो कि काफी सारे इल्यूजन्स में फंसा हुआ था, जहाँ पे उसके फादर कह रहे थे तुम्हारी वजह से मेरा यह हाल हो गया, और साथ साथ जिंग कहती है तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और इसके साथ साथ फैंगान भी उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो अपनी आंट जिंगहू की बातें याद करते हुए व्हाइट वर्टेक्स ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हम उसकी वर्टेक्स एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। अपनी वर्टेक्स को एक्टिवेट होते हुए देखकर फैंग आउ काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इसके लिए ना जाने उसको कितने लोगों के ताने सुनने पड़े। फिर उसके बाद वहाँ से वो तुरंत अपने मदर के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी नजर में पड़ता है उसकी जो मदर होती है वो रो रही होती है। इसके बारे में जब फैंग आउ पूछता है तो उसकी मदर कहती दरअसल में फैंग आउ के फादर फैमिली लीडर की पोजीशन से हटा दिया गया, और उसके साथ साथ उनके इलाज के लिए मिलने वाले जितने भी एलेक्सर थे उन्हें भी बंद कर दिया गया। और उसके बाद फैंग आउ गुस्सा होते हुए सीधा वहीं से ग्रैंड एल्डर के पास पहुंच जाता है, जहां पे पहुंचने के बाद ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगता है अभी तक तुम्हारी तो व्हाइट वर्टेक्स भी एक्टिवेट नहीं हुआ, जिस वजह से तुम एक बेकार पर्सन हो, और साथ ही साथ हमारी फैमिली में एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि सिटी कंपटीशन में हिस्सा ले सके, मुझे उसी के ऊपर खर्च करना चाहिए ना कि तुम्हारे ऊपर। यह सुनने के बाद फैंग आउ कहने लगता है मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं सिटी कंपटीशन को हर हाल में जीत के दिखाऊंगा। यह सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर भी एग्री हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक, अगर तुम जीत नहीं पाए तो तुम्हें और तुम्हारे फादर फैमिली के अंदर से निकाल दिया जाएगा। वहाँ से जाते हुए फैंग आउ सोचता है अगर मुझे सिटी कंपटीशन में जीतना है तो मुझे हर हाल में इंटरमीडिएट की 5th लेवल पर जरूर पहुँचना होगा, और इसे मैं कैसे करूँ। उसके बाद जिंगहुई भी बाहर आते हुए कहती है तुम 1 महीने के अंदर 5th लेवल पे पहुँचना चाहते हो, जो कि नामुमकिन है, और अगर तुम ऐसा कर भी लेते हो तो तुम्हारी बॉडी से होल्ड करने के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन फैंग आउ कहता है वैसे भी अगर मैं कल्टीवेट ना करूँ तो वर्टेक्स की वजह से मैं मारा जाऊंगा, क्यों ना मैं इसे यहाँ पे ट्राई करूँ। और इसी के साथ साथ जिंगहुई को सुअर की मीट देते हुए कहता है सीनियर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, जहाँ पे जिंगहुई सुअर का मीट देख के वहीं पर फैंग आउ को सिखाने के लिए एग्री हो गई थी। और इसी के साथ साथ वो फैंग आउ को एक मार्शल आर्ट टेक्निक देते हुए कहती है यह एक जॉन क्लास मार्शल आर्ट है, और अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो तो यकीनन 1 महीने के अंदर इंटरमीडिएट की 5th लेवल पे पहुँच जाओगे। और इसके साथ साथ तुम इस टेक्निक को भी फाइट में यूज कर सकते हो, पर इस मार्शल आर्ट की टेक्निक को करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं। यह सुनने के बाद फैंग आउ कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मुझे यह करना होगा, और मुझे अपने फादर की यह हालत के लिए भी बदला लेना है। और वो उस टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है, जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस करते हुए कल्टीवेशन भी करता है, और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उस टेक्निक की एक फॉर्म को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि फैंग आउ काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और अगले सीन में फैंग आउ को सिटी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने फादर के लिए मेडिसिन लेकर घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे यंग फैमिली के यंग मास्टर उसे वहीं पर तुरंत रोककर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, जिससे कि फैंग आउ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उन लोगों के बीच फाइट भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फैंग आउ काफी ज्यादा इजिली उन सभी मेंबर को पीटते हुए चांग कोई को भी बराबरी की टक्कर देने लगता है। पर फैंग आउ ज्यादा देरी न करते वहाँ से जाने लगता है। यह देखते चांग कोई कहता फैंग आउ तुम चाहे आज फाइट क्यों ना करो, पर आधे महीने के अंदर होने वाले सिटी कंपटीशन में मैं तुम्हें घुटने टेकने में मजबूर कर दूंगा। और फिर ऐसे ही दिन बीतता जाता है, और फिर सिटी कंपटीशन का दिन भी काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, जहाँ पे हम फैंग अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टाइगर कैप फर्स्ट फॉर्म को मास्टर कर चुका था। तो फैंग आउ कहता है फाइनली मैं सिटी कंपटीशन को आसानी से जीत पाऊंगा। इसके बाद आंट जिंगहुई कहती है यह सुअर की मीट तो काफी ज्यादा टेस्टी, मुझे और भी 5 पीस चाहिए। पर वहाँ पे फैंग आउ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। यह देखने के बाद आंट जिंगहुई उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहती है तुम्हें मैंने एक दिन में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मना किया था, इतना ज्यादा कल्टीवेशन और प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारी बॉडी इसे हील नहीं कर पाई, तुम्हारी 5 मेरिडियन इंजर्ड हो चुकी है, इससे कि शायद तुम सिटी कंपटीशन के अंदर जा पाओ। यह देखते हुए फैंग आउ फिर से कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करती तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा सुअर का मीट दूंगा। यह सुनने के बाद आंट जिंगहुई कहती है वैसे तो मैं इसे ठीक कर सकती, मेरे पास इसकी एक तरकीब मौजूद है। जिसे सुनने के बाद फैंग आउ कहता है वैसे भी मुझे इस तरकीब की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे करने के लिए तुम्हें कई सारे
मेडिसिनल पार्ट्स को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी। यह सुनने के बाद आंट से जिंगुई कहती, तुम इसके बारे में चिंता मत, मेरे पास एक और रास्ता मौजूद। और वह एक मैनुअल को निकालते हुए कहती, इस मैनुअल के अंदर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मेडिसिनल एलेक्स के बारे में नोट, तुम इसे रिफाइनल करने के लिए अपने ब्लड के इसे रिफाइनल कर सकते। यह सुनने के बाद फेंगा इसके अंदर अपने ब्लड डालते हुए रिफाइनल करने की कोशिश करता, पर उस बुक के अंदर से कोई असर नहीं दिख रहा, जिसे देखकर सॉन्ग जिनहुई काफी ज्यादा शॉक हो जाती। पर थोड़ी देर बाद हम उस बुक को काफी ज्यादा चमकते हुए देखते हैं और इसी के तुरंत एनर्जी में बदलते फेंगाओ के बॉडी के अंदर चला गया। और इसी के साथ हम फेंगाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पे वो तुरंत ही कई सारे एलर्ट्स की लिस्ट में बदल गया था, जिसे देखने के बाद फेंगाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ साथ आंट से जिंगहुई आते हुए कहती है, तुम इसकी मदद से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो, और अगर तुम इसी के साथ यहाँ पे सभी एलर्ट्स को अगर एब्जॉर्ब कर लेते हो तो तुम दुनिया के हर एक पॉइजन को क्योर कर सकते हो। तुम्हें अपनी मेरेडियस को फिर से रिस्टोर करने की कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और इसे लेकर तुम तुरंत ही अपने मेरेडियस को ठीक करने में लग जाओ। तो हेलो दोस्तों, हम मार्शल यूनिवर्स के नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। तो ये एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग सिटी कंपटीशन को देखते हैं, जहाँ पे सिटी कंपटीशन स्टार्ट हो गया था और इस कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से कोई भी वॉरियर किसी भी वॉरियर को चैलेंज कर सकता है और सबसे एंड तक जो भी वॉरियर टिक पाएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। और मास्टर फेंगोई इसी बात का इंतजार कर रहा था। वो एरिना के अंदर आते ही तुरंत ही फेंगाओ को चैलेंज करता है, लेकिन फेंगाओ वहाँ पे मौजूद नहीं था, उसे वहाँ पे फेंगाओ का इंतजार करना पड़ता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें फेंगाओ को दिखाया जाता है, जो कि मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्रोकन मेरेडियंस को ठीक करने में लगा हुआ था। वो काफी ज्यादा कोशिश करता है और वो अपने डैमेज रेडियंस को हील नहीं कर पाता और फेल हो जाता है, जिसे देखकर आंट से जिंगुई उसे मोटिवेट करते हुए कहती है, इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसे करना ही होगा, नहीं तो तुम फिर से पहले की तरह बेकार कहलाओगे। यह सुनने के बाद तुरंत ही फेंगाओ अपनी मेरेडियंस को ठीक करने की कोशिश करता है और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी कंपटीशन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी बहुत कम टाइम बचा था। अगर लिमिटेड टाइम के अंदर फेंगाओ नहीं आता है तो इस मैच का विनर यांग कुई हो जाएगा। इसीलिए फेंग फैमिली फेंगाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से फेंगाओ को दिखाया जाता है, जो कि ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इस बार भी फेल हो जाता है। और वो कहता है, अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं सही टाइम पे सिटी कंपटीशन के अंदर भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे किसी भी हाल में ऐसा करना ही होगा। और वो फिर से प्रैक्टिस करने में लग जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कंपटीशन के अंदर लगभग थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ था और कंपटीशन की रेफरी भी यांग कुई को विनर अनाउंस करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे फेंगाओ पहुँच जाता है और कहता है, मैं अभी भी हार नहीं माना हूँ, मैं इस फाइट को करना चाहता हूँ, जिससे कि इस चैलेंज को यांग कुई भी मानने के लिए रेडी हो गया था। पर हम फेंगाओ को यहाँ पहुँचने से पहले ही देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी कड़ी कोशिश कर रहा था और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद वो ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है और जिस वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया। तो आंट से जिंगुई कहती है, तुम इसकी वजह से मुझे सुअर की मीट खिलाना भूलना मत, क्योंकि तुम मेरी वजह से यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाए। और फिर उसके बाद यांग कुई और फेंगाओ के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है, जबकि पहले ही फाइट में दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने लगते हैं। पर फेंगाओ जैसे ही अपनी पावर का थोड़ी सी ज्यादा इस्तेमाल करता है, यांग कुई तो तुरंत ही पीछे हो गया था। यांग कुई फेंगाओ को हराने के लिए तुरंत ही अपने मार्शल आर्ट टेक्निक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचने के फेंगाओ अपनी टाइगर की टेक्निक का यूज करता है। फेंगाओ यांग कुई को काफी ज्यादा इजीली तरीके से हरा दिया होता है और सभी फैमिली को इस फाइट को देखकर एकदम से चौंकना पड़ता है, क्योंकि फेंगाओ यांग कुई को कैसे हरा सकता है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले उसका कल्टीवेशन भी अवेक नहीं हुआ था। पर तभी यंग काई हार न मानते हुए अपनी यंग जनरेशन वहाँ पे मौजूद सबसे पावरफुल डिसाइपल को चैलेंज कर देता है, जो कि हु फैमिली का यंग मास्टर था। वहाँ पे मौजूद फेंग फैमिली के डिसाइपल काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ साथ एल्डर भी, क्योंकि फेंगाओ शायद ही हु किन को हरा पाता। यंग मास्टर हुई उसकी फाइट को चैलेंज करते हुए अरीना के अंदर आकर उससे फाइट करने लगता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे।
हैं। पर यहाँ पे यंग मास्टर हुई फैंग हाउ के ऊपर भारी पड़ने लगता है और कुछ ही अटैक वो उसे पीछे करने में कामयाब हो जाता है। और इस अटैक के बाद फैंग हाउ के मुंह से खून भी निकल आया था और उसके बाद फैंग हाउ पूरे गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगा के यंग मास्टर हुई पीछे हटाने में कामयाब हो जाता है। और इसी के साथ साथ दोनों अपने मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं और ऐसा लग रहा था इस फाइट में यंग मास्टर हुई हार जाएंगे। पर इस अटैक से यंग मास्टर हुई को कुछ भी नहीं हुआ होता है। असल में यंग मास्टर हुई वू फैमिली का एक सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम होता है जुआन त्यान बॉडी फॉर्मेशन टेक्निक, और इस टेक्निक का यूज करने की वजह से उसकी बॉडी में कोई भी चोट नहीं लगता और वो एक ही अटैक में फैंग हाउ को नीचे गिरा देता है, जिससे कि फैंग हाउ भी इंजर्ड हो गया था और वो लगभग अपनी बेहोश होने की कगार पे पहुंच गया था। और तुरंत ही आर्ट से जिंग हुई से कहता है, सीनियर प्लीज आप मेरी हेल्प करिए क्योंकि यह फाइट जीतना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। पर आर्ट से जिंग हुई इस फाइट के लिए साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन फैंग हाउ सुअर के मीट का लालच देके उन्हें मना लेता है। फिर उसके बाद आर्ट से जिंग हुई फैंग हाउ की बॉडी को कंट्रोल करते हुए पहले तो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से हील करती है और अपनी किसी मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करती है और यंग मास्टर हु से कहता है, बच्चे तेरे पास अच्छा मार्शल आर्ट टेक्निक पर तू इसका यूज अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। फैंग हाउ के मार्शल आर्ट टेक्निक को देखकर फैंग फैमिली के ग्रैंड एल्डर भी शॉक रह जाते हैं क्योंकि क्या होता है फैंग फैमिली के अंदर इस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक शायद ही मौजूद है। इसके बाद फैंग हाउ तुरंत ही यंग मास्टर हु के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले के बाद यंग मास्टर हु अपनी कोशिशों के बाद जीत नहीं पाता और इसके बाद वहाँ पे कोई वॉरियर मौजूद नहीं होता जो कि फैंग हाउ को हरा पाए, इसीलिए वह इस कंपटीशन का विनर बन जाता है। फैंग फैमिली का ग्रैंड एल्डर कहता है, हमारे फैमिली के अंदर एक ऐसा वॉरियर खड़ा होगा, इसे तो फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। पर तभी हम यंग मास्टर हु को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट नीडल से फैंग हाउ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर उस नीडल को पकड़ते हुए यंग मास्टर हु की आंखों में घुसा देता है, जिस वजह से उसकी आंख वहीं पे खराब हो गई थी। और इसी के साथ साथ उस नीडल के अंदर तो पॉइजन था जो कि किसी को भी आसानी से मार सकता था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर ट्रिया जू भी काफी ज्यादा गुस्से में फैंग हाउ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर फैंग फैमिली के ग्रैंड एल्डर उसे बचा लेते हैं और पेट्रिया जू को कहता है, अगर तुम लोग हार बर्दाश्त नहीं करना जानते तो कंपटीशन के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे अपनी बची खुची इज्जत को धोने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फैंग हाउ यहाँ से अपनी मदर के पास पहुँच गया होता है, जहाँ पे उसकी मदर सिटी कंपटीशन को जीतने की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। तो फैंग हाउ कहता है, सिटी कंपटीशन को जीतने के बाद ग्रैंड एल्डर ने कहा अब हमें फैंग फैमिली से निकाला नहीं जाएगा और इसी के साथ साथ मेरे फादर को फैंग फैमिली का लीडर होने के नाते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें ठीक करने की कोशिश किया जाएगा। इससे उसके फादर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग फैमिली को दिखाया जाता है, वो फैमिली के पेट्रियट्स को दिखाया जाता है जो कि दोनों आज की हार की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। पर तभी हम वहीं पे एक शैडो मेंशन के वॉरियर को आते हुए देखते हैं। पेट्रियट जू उसके सामने झुकते हुए कहता है, यानी कि आज हुए सभी इंसिडेंट्स के बारे में उन्हें बताता है। जो बात सुनकर वह बंदा पहले तो यंग मास्टर हु के अंदर से पॉइजन निकालता है और कहता है अब यह पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, पर मैं उसके आंखों को ठीक नहीं कर सकता, जिससे कि पेट्रियाज हु फैंग हाउ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। तो फिर शैडो मेंशन का वो वॉरियर कहता है, फैंग हाउ दरअसल में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इतने कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अगर वह फ्यूचर में जिंदा रहा तो इस ल्यून सिटी से निकलना पड़ेगा। दोनों फैमिली के पेट्रियार्च चीफ फैंग हाउ को मारने की प्लानिंग करने लगता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग हाउ को दिखाया जाता है जो कि अपने अगले लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं कर पाता और इसके बारे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और फिर वो सिस्टर चिंग के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पे कि उसने प्रॉमिस किया था कि वह आर्ट्स को कल्टीवेशन करने के बाद उससे मिलने के लिए जल्द से जल्द पहुँच जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से चलता रहा तो शायद ही वह यहाँ पे पहुँच पाए। और वह कहता है मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा, इसीलिए अब मुझे यहाँ से घर जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ से आंट से जिंग हुई के साथ घर जाने लगता है कि तभी उसके ऊपर एक हमला होता है जो कि एक वॉरियर रियलम की फाइटर ने किया था और इसका अंदाजा फैंग हाउ को भी हो गया था कि वह इसे चाह कर भी हरा नहीं सकता। कैसे भी हो यहाँ से फैंग हाउ को बच के भागने की जरूरत है। उस
वॉरियर के साथ फाइट करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब होते जा रही थी और वो वॉरियर फैंग आओ को काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लगता है। और जब फैंग आओ देखता है कि उसके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है, इसी के साथ साथ उसके पीछे से काफी ज्यादा बड़ा तूफान आ रहा होता है जो कि काफी ज्यादा कोल्ड होता है और अगर इसके अंदर फैंग आओ आ जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। और वह सोचता है अगर मैं यहाँ से बचने की कोशिश करूँ तो ये वॉरियर मुझे तुरंत ही मार डालेगा, क्यों ना इसी तूफान की तरफ जाया जाए, क्या पता मैं इधर से बचने में कामयाब हो जाऊं। और वह ऐसा ही करता है और यह देखते हुए वो फाइटर भी कहता है ये तो खुद ही मरने की कोशिश कर रहा है, चलो मेरा काम और भी आसान हो गया। और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पैट्रिया जू को दिखाया जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि फैंग आओ को मारने के लिए उसी ने बंदे भेजे थे। इसके बाद शैडो मेंशन का वो वॉरियर फिर से कहता है अब तो फैंग आओ मर चुका, अब बस तुम्हें फैंग फैमिली को हराना है जिससे कि तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग आओ को दिखाया जाता है जो की बेहोश हालत में पड़ा था और जो उसने इंग्रेडिएंट्स एब्जॉर्ब किया था, इसी वजह से वो तूफान के अंदर से बच गया था। तो फिर आंट जिंगुई उसे एक थप्पड़ लगा के होश में लाने की कोशिश करती है। आसपास देखते हुए फैंग आओ कहता नहीं, मैं तो पैराडाइज फैमिली में पहुंच चुका हूं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक जगह है और यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल बेस्ट भी रहते हैं। और जैसे वो खतरे का नाम लिया था वैसे ही खतरा हाजिर हो जाता है। दरअसल में फैंग आओ के साथ भी ऐसा ही होता है क्योंकि उसके ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट ने हमला कर दिया होता है जो कि यंग मास्टर हु से भी ज्यादा पावरफुल था। और वो बीस्ट फैंग आओ को काफी अच्छी तरीके से पिटाई करने लगता है ताकि कि वो पूरी तरीके से साफ हो जाए। इस फाइट के बाद फैंग आओ के पास थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो बीस्ट को हरा पाए। फिर आंट जिंगुई कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो फिर फैंग आओ रोकते हुए कहता है मैं हर बार ऐसे ही तुम्हारी मदद नहीं ले सकता, मुझे ये खुद से ही करना होगा। और वो अपने फादर के बारे में याद करते हुए कहता है मेरे फादर काफी ज्यादा बीमार हो चुके हैं, मुझे उन्हें ठीक करना ही होगा और इसी के साथ साथ मेरी मदर भी मेरा इंतजार कर रही होंगी और इसलिए मुझे यहाँ पे उठना ही होगा। फिर हम फैंग आओ को देखते जो कि उसी बीट्स के अटैक को रोक लिया होता है क्योंकि वो इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है और इस पावर के साथ उसके लिए वो बीस्ट कुछ भी नहीं था और वो काफी ज्यादा इजीली तरीके से उस बीस्ट को हराने लगता है और वो पीट कर उस बीस्ट की हालत खराब कर देता है। और फिर उसके बाद वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। कल्टीवेशन खत्म होने के बाद आंट से जिंगुई से कहता है दरअसल में मैं यहाँ पे कुछ टाइम और रहना चाहता हूँ जब तक कि मैं वॉरियर रियलम में पहुँच न जाऊँ। यह सुनने के बाद आंट से जिंगुई कहती है यहाँ पे बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और तुम यहाँ पे मरने का इंतजार करो। और तभी फैंग आओ उनसे एक और टेक्निक के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद आंट से जिंगुई को मीट की लालच देते हुए उन्हें मना लेता है। जिसके बाद आंट से जिंगुई थंडर फिस्ट नाम की एक टेक्निक उसे सिखाने लगती है। असल में वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद फैंग आओ इस टेक्निक को सीख लेता है और वो इस बेयर बेस्ट के ऊपर इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है जिससे कि वो बीस्ट डरते हुए वहाँ से भागने लगता है। पर वो कितना दूरी भाग सकता था। फैंग आओ अपने नई टेक्निक का एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करने लगता है। इसके बाद फैंग आओ रात होने के बाद बीस्ट को पका के खा रहा होता है जो कि पॉइजन तो था जिसके पास भी व्हाइट वर्टेक्स मौजूद उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद सुबह होने के बाद से जिंगुई फैंग आओ को फिर से ट्रेनिंग कराने लगती है जहाँ पे फैंग आओ भी अपनी काफी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा था। जिसके बाद आंट से जिंगुई उसको रिवर्स ड्रेसिंग टेक्निक नाम की एक टेक्निक सिखाती जिसको प्रैक्टिस करने के बाद उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। शायद ऐसा भी हो सकता है वो ब्रेक थ्रू कर जाए और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। फिर उसके बाद फैंग आओ इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करता है जहाँ पे वो पूरी कोशिश करने के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा था। फिर वो आंट से जिंगुई से पूछता है। फिर आंट से जिंगुई बताती है टेक्निक तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कर सकता है और इतना ज्यादा नहीं कि तुम ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल पे पहुँच पाओ। तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे पहुँचने के लिए कई सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस रिवर के पास जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कई सारे गुंडों से बच के भाग रही होती है क्योंकि वो सभी गुंडे उस लड़की से एक ट्रेजर के मैप को हासिल करना चाहते थे। वो लड़की इस टेक्निक को दरअसल में नहीं देना चाहती थी और जैसे ही वो अपने पावर को तुरंत एक्टिवेट करने लगती है इसका एलिमेंट होता है थंडर। जिसके बाद वहाँ पे आसपास काफी ज्यादा थंडर चमकने लगता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फैंग आओ को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से लाऊं। कि तभी आंट से जिंगुई की नजर उसी थंडर के ऊपर
ऊपर पड़ जाती है और वो कहती है हालांकि यह किसी फाइटर की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से थंडर के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है कि तभी वहीं फेंग हाउ के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक होता है और तुरंत ही वो बेहोश हो जाता है। पर सही टाइम पे आकर वो लड़की उसे बचा लेती है। उस लेक के नीचे हम लोग एक पावरफुल बीस्ट भी देखते हैं। फिर उसके बाद फेंग हाउ उसे जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है कि तभी वो सभी गुंडे फिर से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो लड़की तुरंत ही फाइट करने लगती है। पर वो इतने सारे वॉरियर्स को एक साथ कैसे संभाल सकती थी और कुछ देर फाइट करने के बाद वो भी हार मान जाती और उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं हो। पर देखते देखते फेंग हाउ उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है और कुछ ही टाइम के अंदर दोनों मिलकर सभी वॉरियर की हालत खराब कर देते हैं। और इस फाइट के अंदर वो लड़की भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और वो बॉम्ब के सामने आकर कहती यहाँ पे कई सारे वॉरियर है, प्लीज मुझे किसी सेफ जगह पे ले चले। लेकिन वो घायल होने की वजह से तुरंत ही बेहोश हो जाती है और फेंग हाउ को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे लेकर कहाँ जाए कि तभी आंट सी जिंगुई उसे एक प्लेस को ढूंढ के देती। दरअसल उसी झरने के पीछे एक सीक्रेट केव था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो सब पूरी तरीके से सेफ हो चुके थे और उन्हें इतनी आसानी से कोई भी नहीं ढूंढ सकता था। फिर उसके बाद आंट सी जिंगुई कहती मैं इन सभी लुटेरे को किसी ट्रेजर के बारे में बात करते हुए सुनी थी, क्या इसके पास है? क्यों ना इस लड़की के पास से छीन लिया जाए। पर फेंग हाउ तुरंत ही आंट सी जिंगुई को रोक देता है क्योंकि वो इस तरह से इसका फायदा नहीं उठा सकता था। वह वहाँ पे उस लड़की की मदद करना चाहता था और वो उस लड़की को हील करने की कोशिश करता है। फिर आंट सी जिंगुई कहती इस तरह से तो ये नहीं होने वाला है, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। और फिर कुछ ही देर में उस लड़की को पूरी तरीके से हील कर देती है और इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने के बाद फेंग हाउ तुरंत ही बेहोश हो जाता है और तुरंत ही उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। वो लड़की तो फेंग हाउ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में ही तुरंत ही फेंग हाउ को एक चाटा लगा देती है और दोनों को हम कुछ ही दूरी पे बैठे हुए देखते हैं। फिर वो लड़की कहती है तुम्हें मुझे इस तरह से हील करने की जरूरत क्या थी? अगर तुम कहते इसके बदले में मैं तुम्हें कई सारे इंग्रेडिएंट्स भी दे सकती थी। पर फेंग हाउ गुस्सा होते हुए कहता है अगर मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो तुम शायद ही जिंदा होती और तुम उल्टा मुझे थैंक्स करने की वजह मुझे ही डांट रही हो। फिर वो लड़की गुस्सा होते हुए फेंग हाउ से कहती तुम किसी भी लड़की के ऐसा कर दोगे उसे ठीक करने का बहाना लेकर। और वो गुस्से में काफी ज्यादा बोलने लगती है लेकिन उसकी हर एक बात का जवाब ना दे फेंग हाउ साइलेंट होकर सुन रहा था। इसके बाद वो लड़की फिर से कहती अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो तुम आखिरी बार सुन लो। अगर तुम मुझे मेरे रेड लोटस किंग को हासिल करने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें इसकी एड सीख दूंगी। मार्शल यूनिवर्स के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फेंग हाउ और उसी लड़की को देखते हैं जो कि फेंग हाउ से कहती है अगर तुम रेड लोटस किंग को हासिल करने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रेड लोटस किंग की 2 सीट दूंगी। और आंट सी जिंगुई भी फेंग हाउ से कहती है यह जो रेड लोटस किंग की सीड है वो काफी ज्यादा रेयर है, इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए तुम्हें इस डील को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन फेंग हाउ तो इसे साफ साफ इनकार कर देता है जिससे वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो अपनी थंडर एक्टिवल पावर से फेंग हाउ के ऊपर हमला कर देती है। फेंग हाउ को इससे काफी ज्यादा झटका लगने लगता है लेकिन फेंग हाउ को काफी ज्यादा अच्छा भी महसूस हो रहा था। तो इसके बाद आंट सी जिंगुई कहती है क्यों ना तुम इसे अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो और इस थंडर एनर्जी को अपनी बॉडी में पूरी तरीके से दौड़ने दो। फिर उसके बाद फेंग हाउ ऐसा ही करता है, इस वजह से वो काफी इजीली तरीके से व्हाइट वर्टेक्स के अंदर इस थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि इसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही थी। तभी आंट सी जिंगुई कहती है तुम इस लड़की को तुरंत ही गुस्सा दिलाओ ताकि वो और भी ज्यादा अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करे और तुम्हें काफी ज्यादा फायदा मिल सके। फिर फेंग हाउ आंट सी जिंगुई की बातें सुन के वैसा ही करता है, उस लड़की को गुस्सा दिलाने लगता है। इस लड़की का नाम होता है यान किंग। फेंग हाउ हर वो कोशिश करता है जिससे कि यांग किंग को गुस्सा आए, जिस वजह से यांग किंग को तो फेंग हाउ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे पीटने के लिए तुरंत ही अपनी थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है और वो इस टेक्निक को तुरंत ही फेंग हाउ के ऊपर कर देती है जिससे हीट होकर फेंग हाउ तुरंत ही उस लेक के अंदर गिर गया था। और इसी के साथ साथ हम उस लेक के अंदर एक बड़ा पाइथन को देखते हैं जिसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था और इस थंडर टेक्निक की वजह से वो पाइथन भी यहाँ पे उठ गया होता है और वो काफी ज्यादा एग्रेसिवली होकर वहीं पे बाहर आ जाता है क्योंकि फेंग हाउ वहाँ पे तो पहले ही बेहोश हो
चुका था। इस वजह से यहाँ पे यांग किंग की मदद करने वाला कोई नहीं था। वो पाइथन तुरंत यांग किंग के ऊपर हमला कर देता है। यांग किंग तो इस पाइथन के अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल तरीके से डॉज कर रही होती है। असल में इस पाइथन को कंट्रोल करना यांग किंग के बस में नहीं था, जिस वजह से वो हार मान लेती है। कि तभी वो पाइथन यांग किंग के ऊपर हमला कर पाता, कि तभी वहीं पे फेंगाओ पहुंच जाता है और एक ही अटैक में तुरंत ही उस पाइथन को पीछे गिरा देता है। पर वो पाइथन फिर से हमला करने की कोशिश करता है, जिस वजह से फेंगाओ अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे अच्छी तरीके से बचा देता है। फिर उसके बाद यांग किंग एक स्माइल करती है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लुटेरे को दिखाया जाता है, जो कि एक आयरन आर्म के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और वो लोग कहते हैं ये भी काफी ज्यादा रेयर और इससे भी हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। पर उन लोगों की नजर पहाड़ पे हो रहे फाइट के ऊपर जाती है और वो लोग उसी तरफ जाते हुए कहने लगते हैं शायद वो लड़की जिसके पास ट्रेजर मैप है और वो लड़का वहीं पे होना चाहिए, चलो उसी तरफ चलते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें फेंगाओ और यांग किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे फेंगाओ कहता है मिस क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है। यह सुनने के बाद यांग किंग कहती है असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैं उस पाइथन को हराने वाली थी, पर बीच में तुम आ गए। पर फेंगाओ समझ जाता है कि वो ये सब गुस्से में कह रही थी। फेंगाओ पहले तो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से हील करता है, जिस वजह से यांग किंग खुश हो गई होती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पे जाते हुए यांग किंग उससे काफी सारी बातें करती है, पर चुपचाप फेंगाओ उसकी सारी बातों को सुन रहा था। पर वो अचानक से पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई इलाज की जरूरत है। यह सुनने के बाद यांग किंग गुस्से में कहती मैंने कब कहा कि मुझे इलाज की जरूरत है, क्या तुम्हारा दिमाग हमेशा ही खराब रहता है। डांट सुनने के बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। यांग किंग फिर से उससे कहती अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें 2 सीट्स यकीनन दूंगी। तो फेंगाओ कहता है मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करूँ। तो यांग किंग कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं बाद में पलट जाऊंगी, पर ऐसा नहीं है। रेड लोटस किंग के अलावा जो भी चीज वहाँ पे मिलेगी वो सभी चीजें तुम्हारी हो जाएगी। फिर उसके बाद फेंगाओ इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें उन्हीं लुटेरों के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह से वो सभी फेंगाओ को पकड़ेंगे और यांग किंग को भी। फिर हमें कि आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक से यांग किंग रुक जाती है। फिर फेंगाओ पूछता है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया। तो फिर यांग किंग कहती है कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद यांग किंग के सूच के ऊपर हम कुछ खून को लगे हुए देखते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर हमला हो जाता है, जो कि उस लुटेरों के ग्रुप ने किया था और तुरंत ही उन्हें कई सारे मेंबर घेर लेते हैं। फिर उसके बाद लुटेरों का लीडर कहता है ट्रेजर मैप हमारे पास सौंप दो और मैं तुम दोनों की जान यहीं पे बख्श दूंगा। फिर यांग किंग कहती अगर तुम लोगों के पास हिम्मत है तो तुम लोग हमसे छीन लो। फिर उसके बाद तुरंत ही उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फेंगाओ भी फाइट कर रहा होता है और वो इस बार अपने थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है। यह देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद आंट से जिंगुई कहती है तुम्हारी व्हाइट वर्टेक्स की वजह से है, जो कि किसी भी एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब और यूज कर सकती है। यांग किंग और फेंगाओ मिलकर एक साथ उन सभी वॉरियर्स को डिफीट कर रहे होते हैं, पर फेंगाओ लुटेरों के लीडर से फाइट करता है, जो कि फेंगाओ से काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि फेंगाओ को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। और कुछ ही देर फाइट होने के बाद ये लोग उन लोगों से हार जाते हैं और वो लोग चाहकर भी इन लोगों को एक साथ नहीं हरा सकते थे। फिर फेंगाओ यांग किंग से कहता है तुम यहाँ से भाग जाना, क्योंकि मेरे पास यहाँ से भागने का एक और रास्ता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी चिंता मत करना। और यांग किंग भी ऐसा ही करने लगती है कि तभी वहीं पे एक पावरफुल बीस्ट आ जाता है, जो कि था आयरन आर्म जॉइंट टैप, शायद उसी बच्चे की मदर थी, और तुरंत ही यांग किंग के ऊपर हमला कर देती। अगर वो अटैक यांग किंग को लगती तो वो तुरंत ही खत्म हो जाती, पर वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। फिर भी वो जॉइंट उसका पीछा कर रहा था, तो यांग किंग को समझ में नहीं आता कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। फेंगाओ उस जॉइंट टैप को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता, पर वो उसके हाथों में नहीं था। उसके बावजूद भी वो उसे रोक नहीं पाता और वो सोचता है क्यों ना यहाँ से भागा। फिर उसके बाद यांग किंग के साथ वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जॉइंट टैप उसके पीछे पहुँच जाता है। तो फाइनली कुछ टाइम के लिए वो दोनों जॉइंट टैप से पीछा छुड़ा लेते हैं। वो तो पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए थे, पर यांग किंग काफी ज्यादा हैरान हो गई होती। फिर उसके बाद मजबूरन फेंगाओ को वहाँ पे रुकना पड़ता है। तो फेंगाओ कहता है अगर हम यहाँ पे रुक गए तो वो जॉइंट टैप हमें मार डालेगा। कि तभी वहाँ पे पास ही उन्हें कुछ महसूस होता है, जो कि उसी जॉइंट टैप का बच्चा था। फेंगाओ उसके पास आकर देखता है कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड था, जिस वजह से वो तुरंत ही उसकी बॉडी को हील कर देता है। जिसके बाद वो जॉइंट तुरंत ही
फेंगाओ के पास पहुंच जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। पर कुछ ही टाइम पे वहाँ पे जॉइंट टैब भी पहुंच जाता है, जो कि इस बार उन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रही होती है। वो सभी लुटेरे भी ये सभी चीजें देख काफी ज्यादा खुश हो रहे होते, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये जॉइंट टैब उसे तुरंत ही मार देगा और अब उनका काम यहाँ पे और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद फेंगाओ कहता है ये जॉइंट टैब अब हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। फिर उसके बाद फेंगाओ उस बच्चे को छोड़ देता है, जो कि तुरंत ही अपने मदर के पास पहुंच जाता है। फेंगाओ को ये सिचुएशन कुछ समझ में आ रही थी कि वो जॉइंट टैब इन दोनों के पीछे अचानक से क्यों पड़ा था, क्योंकि यान किंग के सूट में जो खून लगा हुआ है वो उसी जॉइंट टैब के बच्चे का है और इस खून की स्मेल सुनकर ये हमारा पीछा कर रहा था। ये सभी चीजें देखने के बाद वो सभी लुटेरे यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, पर फेंगाओ और उस जॉइंट टैब की नजर उन लोगों पे पड़ जाती है। वो छोटा जॉइंट टैब इशारों में अपनी मदर से कहता है इन्होंने ही मेरे ऊपर हमला किया था और मुझे इस तरह से इंजर्ड किया। और यह देखने के बाद वो जॉइंट टैब काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और तुरंत ही उन लुटेरे के ऊपर हमला कर देता है और उन लोगों की काफी अच्छी तरीके से पिटाई करने के बाद उन सभी को भगा देता है। फिर उसके बाद वो जॉइंट फेंगाओ और यांग किंग को उनका पीछा करने के लिए कहती है। इसके बाद यांग किंग और फेंगाओ उसका पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो लोग कैब के अंदर पहुंच गए थे। उस कैब को देखते हुए फेंगाओ को लग रहा था इस कैब को किसी ने बनाया। फिर उसके बाद जॉइंट टैब उन लोगों को एक ट्रेजर के पास लेके आती है, जो कि था ड्रैगन हेड ग्रास। उसके बाद आंट से जिंगुई कहती है ड्रैगन हेड ग्रास अगर 100 साल पुराना हो तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये पूरी तरीके से मैच्योर होता है, लेकिन दुख की बात तो ये कि ये 150 साल पुराना, हमें इसे नहीं लेना चाहिए, हमें इसे मैच्योर होने देना चाहिए। इसे सुनने के बाद फेंगाओ कहता है कुछ ना होने से तो कुछ होना ही अच्छा है और वहीं पर वो उस ड्रैगन ग्रास को उखाड़ लेता है। फिर यांग किंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। यह सुनने के बाद यांग किंग कहती है वैसे तुम इसे रख सकते हो, इससे भी ज्यादा कमाल इंग्रेडिएंट्स तो मेरे पास मौजूद है। और वहीं पर ढूंढते ढूंढते यांग किंग को एक टेक्निक मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है। इस टेक्निक को फेंगाओ को देते हुए कहती है अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो तो फाइट के अंदर तुम्हारी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है और इसी के साथ साथ अगर तुम अपने थंडर फिस्ट को इस्तेमाल करते हो इसकी पावर इतना ज्यादा इंक्रीज हो सकती है तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर फेंगाओ यांग किंग से पूछता है तुम इतनी पावरफुल टेक्निक मुझे क्यों दे रही हो। यह सुनने के बाद यांग किंग कहती है मेरी जो थंडर टेक्निक है ये इससे भी ज्यादा बेस्ट है, मुझे इस तरह की टेक्निक की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद फेंगाओ जब इस टेक्निक को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि असल में इस टेक्निक को रिफाइन करने के लिए गोल्डन एलेक्जर की जरूरत है, पर फेंगाओ को गोल्डन एलेक्जर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद यांग किंग उसे समझाते हुए कहती है गोल्डन एलेक्जर असल में 3 तरह की होती है और उसमें भी उसे 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। फेंगाओ फिर से पूछता है मैं इस टेक्निक को रिफाइन करने के लिए गोल्डन एलेक्जर कहाँ से लाऊं, जिसे रिफाइन करने के लिए मीडियम ग्रेड की एक गोल्डन एलेक्जर की जरूरत है। यह सुनने के बाद यांग किंग कहती है तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास ये चीज पहले से ही मौजूद। वो अपने पास से तुरंत एक गोल्डन एलेक्जर स्टोन को निकालते हुए फेंगाओ को दे देती है, जिसे देखने के बाद फेंगाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर उसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे इसे ऐसे ही दे सकती हो। तो फिर यांग किंग कहती है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, बस तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में ध्यान दो। फेंगाओ तुरंत ही उस गोल्डन एलेक्जर को लेकर वहीं पे उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लग जाता है, जहाँ पे यांग किंग उसे देखते हुए कहती है असल में इस टेक्निक को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले एसेंस पिल को गैदर करने की जरूरत है, फिर इसके बाद एसेंस पिल को इस टेक्निक के साथ मिलाकर रिफाइन करने की जरूरत है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड काम है और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा पेनफुल भी है। और यह सुनते ही जिंगो भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। फिर हम हाउ फेंग को देखते हैं, जो कि कुछ ही देर में पील एसेंस को भी कलेक्ट करने में कामयाब हो गया था और इसी के साथ साथ उस पील एसेंस को भी ऑब्जर्व करने में लग जाता है, जिससे कि फेंगाओ को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। और इसी के साथ साथ यांग किंग भी तुरंत ही बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद उसे पता चलता है जो रेड लोटस किंग है वो पूरी तरीके से पक चुका है और इसी के साथ साथ वो बाहर आते हुए पूरी तरीके से तैयार होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती कि फेंगाओ की कल्टीवेशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई। कि तभी हम वहीं पे एक पावरफुल थंडर फिस्ट को निकलते हुए देखते हैं और फिर इसके बाद फेंगाओ इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में भी कामयाब हो गया होता है और इसके बाद फेंगाओ उस टेक्निक को करने के बाद अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल किया था, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और फिर फेंगाओ को देखकर यांग किंग काफी ज्यादा खुश होती है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से चलने के लिए कहती है। अगर वो ज्यादा देर कर देती है तो वो लोटस किंग उन लोगों के हाथ
हाथों से जा सकता था। और इसके बाद वो लोग रेड लोटस किंग के पास पहुंच जाते हैं, जो कि निकलने वाला था। वो प्लेस पूरी तरीके से लावा से कवर था कि तभी वहाँ पे दो पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाते हैं, जिसको वो दोनों चाह कर भी हरा नहीं सकते। फिर उसके बाद वो दोनों बीस्ट रेड लोटस किंग के लिए फाइट करने लगते हैं। फिर उसके बाद फेंगाओ कहता है ये लोग रेड लोटस किंग के पास पहुँचे, इनकी फाइट खत्म होने से पहले हमें रेड लोटस किंग को हासिल कर लेना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें रेड लोटस किंग नहीं मिलता। उस रेड लोटस किंग को किस तरह से हासिल किया जाए वो नेक्से में भी नहीं होता है और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि तभी एक स्टोन एन हाउ की तरफ आने लगता है, जो कि उन दोनों बीस्ट की फाइट की वजह से आया था। उन दोनों की फाइट की वजह फेंग हाउ के फेस पे कट लग जाता है, जिससे वहाँ से ब्लड निकलने लगता है और फेंग हाउ का थोड़ा सा ब्लड उसी लावा के अंदर गिर जाता है। और वहीं पे लावा के अंदर ब्लड गिरने की वजह से काफी ज्यादा रोशनी निकलते हुए देखते हैं और कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे रेड लोटस किंग भी बाहर निकल जाता है, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। और इसी के साथ साथ वो दोनों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फेंग हाउ उस लोटस किंग को हासिल करते हुए वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ पे ड्रोन पिलर के गिरने की वजह से यांग किंग नीचे गिरने लगती है। फिर उसके बाद फेंग हाउ यांग किंग को ऊपर पहुंचाते हुए रेड लोटस किंग को यांग किंग को देखकर वहां से जाने के लिए कहता है, पर यांग किंग ऐसा नहीं करना चाहती थी। फिर फेंग हाउ कहता है तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। यांग किंग वहाँ से जाते फेंग हाउ के साथ बिताए हुए सभी बातों को याद करते हुए वापस आने लगती है और तुरंत ही फेंग हाउ को बचाने के लिए नीचे गिर जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से सेफली निकलने के बाद एक प्लेस पे आराम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वो दोनों स्पिरिचुअल बीट्स पहुंच गए होते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता चल गया था कि फेंग हाउ के पास रेड लोटस किंग मौजूद है, जिससे कि उन दोनों को बचने के लिए वहां से भागना पड़ता है। पर वो बीस्ट अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहा था, तो फेंग हाउ तुरंत ही समझ जाता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दोनों उन्हीं दोनों बीस्ट के हाथों मारे जाएंगे और यहाँ से बचने के लिए उन्हें उस रेड लोटस किंग को छोड़ना होगा। तो फेंग हाउ उन दोनों से बचने के लिए तुरंत ही उस रेड लोटस किंग को फेंक देता है, जिससे कि उन दोनों की जान तो बच जाती। और फिर उसके बाद वो दोनों एक सेफ जगह पे पहुंचते हुए फेंग हाउ कहता है फाइनली हमारी जान बच गई। पर रेड लोटस किंग को इस तरह से उन बीस्ट के हवाले करने के बाद यांग किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और फिर फेंग हाउ से कहने लगती है मैंने तुम्हारी मदद के लिए क्या कुछ नहीं किया और मुझे मिला और वेरिएंट टेक्निक भी तुम्हें दे दिया और मैंने तुम्हें रिफाइन करने के गोल्डन एलेक्सर भी दिया, पर तुमने यहाँ पे क्या किया? वो रेड लोटस की इसकी मुझे काफी ज्यादा जरूरत थी, उसे तुमने उन बीस्टों के हाथों छोड़ दिया। तो इस बात को सुनने के बाद फेंग हाउ हंसते हुए कहता है अरे तुमको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो तुरंत उसके सामने कई सारे रेड लोटस सीड रख देता है। तो देखकर यांग किंग काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। उसको खुश होता हुआ देखकर फेंग हाउ रेड लोटस किंग आधा हिस्सा भी निकाल देता है, क्योंकि उन दोनों बीस्ट के हाथ में उसने उसे आधा हिस्सा ही दिया था और वो दोनों बीस्ट भी रेड लोटस किंग को सेंस नहीं कर पाए कि उनके पास आधा ही हिस्सा है। तो फेंग हाउ कहता है मेरे पास मेडिकल स्क्रिप्चर मौजूद है और मैंने मेडिकल पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कर पाए जिससे कि वो समझ ही नहीं पाए कि ये आधा हिस्सा है। फिर उसके बाद यांग किंग और भी ज्यादा खुश हो गई होती है। तो फिर यांग किंग कहती है मैं तुम्हें फिर एक और सीट्स दूंगी, बस तुम्हें मेरे यांग किंग का फैमिली मेंबर बनना होगा, बस तुम नाम के ही यांग फैमिली के मेंबर रहोगे। फेंग हाउ तो यांग फैमिली का मेंबर नहीं बनना चाहता था, जिंगुई के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो इस डील के लिए मान जाता है, जिसकी वजह से यांग फेंग हाउ को रेड लोटस किंग की 3 सीट्स देते हुए उससे कहती हम सुबह ही पैराडाइज वैली से निकल जाएंगे। रेड लोटस किंग की सीट देखने के बाद जिंगुई कहती फेंग हाउ वे इस रेड लोटस किंग को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हारे मेडिकल पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर फेंग हाउ ये सीट्स अपने फादर के लिए लेना चाहता था, इस वजह से वो यहाँ पे इसे एब्सॉर्ब नहीं करना चाहता था। तो फिर आंट जिंगुई कहती तुम्हारे फादर इसकी पावर को नहीं संभाल सकते, तो तुम्हें इसे यहीं पर एब्सॉर्ब करना चाहिए। यांग किंग फेंग हाउ को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर उसके बारे में पूछती है। तो फेंग हाउ उससे कहता है असल में मैं इस पैराडाइज के अंदर काफी ज्यादा टाइम से हूँ, मुझे अब अपने घर जाना चाहिए। तो यांग किंग कहती है क्या तुम अनाथ नहीं हो? तो इसका मतलब तुम मुझे माफ कर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तुम इस प्लेस पे अकेले कैसे आ सकते हो? ये सुनने के बाद फेंग हाउ उससे कहता है दरअसल मैं यहाँ पे गलती से पहुँच गया और इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पहुँच पाया और यहाँ पे रेड लोटस किंग की सीट हासिल कर पाया। मेरे फादर और मेरी मदर इसे जान
के काफी ज्यादा खुश होंगे। फिर उसके बाद यांग किंग ये सुनते हुए काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती है, मेरे फादर मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और मुझे कभी भी घर से नहीं निकलने देते। मैं दरअसल यहाँ पे चुपके से आई थी। तो फिर फेंग हाओ कहता है, मेरे फादर भी काफी ज्यादा सख्त, लेकिन वो मेरे हर एक फैसले पे सपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे फादर ने मुझसे कहा था, इस दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वही है जो कि कमजोर की हिफाजत करता हो। और इसकी इमोशनल बातें सुनकर यांग किंग भी इमोशनल हो गई होती है। फिर उसके बाद फेंग हाओ वहीं पे बैठ के रेड लोटस किंग की एक सीड रिफाइन कर लेता है, जिसमें कि उसकी मेडिकल पॉइंट्स होती है जो कि काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया होता है। और आंट जिंगुई भी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यांग किंग अपने आसपास फेंग हाओ को नहीं पाती तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। पर तभी वहाँ पे फेंग हाओ पहुँच जाता है और कहता है, मैं पास ही कुछ हर्ब्स को ढूंढने के लिए गया था ताकि मेरी मेडिकल पॉइंट और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सके। तो यांग किंग कहती, तुम्हें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत हो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था। चलो मैं आज तुम्हें एक ऑप्शन हाउस के अंदर ले चलती। और फिर फेंग हाओ को लेके वहाँ से जाने लगती है। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते कि तभी वहाँ पे उन्हीं लुटेरों का लीडर पहुँच जाता है, जो कि उन दोनों से कहता है, असल में तुम दोनों ने रेड लोटस किंग को भी हासिल कर लिया। अगर तुम दोनों जान बचाना चाहते हो तो मुझे रेड लोटस किंग दे दो। तो फिर फेंग हाओ कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खुद ही हासिल कर लो। और वो तुरंत अपनी फॉरवर्न टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उसकी पावर काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। जो कि यह देखने के बाद वो लुटेरा भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था, आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक है। यह सीन दिखा, यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। Thanks for watching। मार्शल यूनिवर्स के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो फेंग हाओ होता है उस लुटेरे के लीडर से फाइट करने के लिए तुरंत ही अपने फॉरविडेन टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एक ही अटैक में उस लुटेरे के लीडर को पीछे कर देता है। यह देखने के बाद वो तुरंत ही फेंग हाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर फेंग हाओ अपने टाइगर के टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उस लुटेरे के लीडर को किल कर देता है। इसके बाद वो यांग किंग के साथ मैग्नोलिया सिटी पहुँच जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद यांग किंग तुरंत ही उसे डैनबो ऑक्शन हाउस के अंदर लेके आती है। वो फेंग हाओ के लिए कुछ स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स को खरीदना चाहती थी और ऑक्शन हाउस अपने पसंद की स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स को वो दोनों खरीदने लगते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे हु फैमिली और यांग फैमिली मिलकर फेंग फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए आ गए थे। और इसी के साथ साथ फेंग फैमिली का पैट्रियार्क चीफ कहता है, तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो? तुम लोगों के साथ तो हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। यह सुनने के बाद पैट्रियार्क यांग कहता है, फेंग हाओ ने यंग मास्टर हु और यंग मास्टर यांग काफी ज्यादा सीरियस तरीके से इंजर्ड कर दिया, और तुम्हें क्या लगता है हम लोग इसी तरीके से चुप बैठेंगे? फिर उसके बाद वो सभी फेंग फैमिली के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर पैट्रियार्क काफी इजीली तरीके से फेंग फैमिली के ग्रैंड एल्डर को इंजर्ड कर देता। ग्रैंड एल्डर समझ भी नहीं पाता वो इतना जल्दी पावरफुल कैसे हो गया। असल में पैट्रियार्क शैडो मेंशन के उस वॉरियर के द्वारा दिए गए किसी ट्रेजर को एब्जॉर्ब कर लिया था और इसी वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाओ और यांग किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑक्शन हाउस से इंग्रेडिएंट्स को लेने के बाद वापस आ रहा होता है। फेंग हाओ इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है कि तभी फेंग फैमिली का एक डिसेबल जल्दी जल्दी में फेंग हाओ से टकरा जाता है। फेंग हाओ को देखने के बाद वो कहता है, यंग मास्टर काफी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि हु फैमिली और यांग फैमिली ने एक साथ मिलकर फेंग फैमिली के ऊपर हमला कर दिया है। यह सुनने के बाद फेंग हाओ तुरंत ही यांग किंग के साथ काफी ज्यादा तेजी से अपनी फैमिली की तरफ जाने लगता है। और फिर हमें फेंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे यांग फैमिली के पैट्रियार्क और हु फैमिली के पैट्रियार्क अपने वॉरियर से फिर से फेंग फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं कि तभी सही टाइम पे फेंग हाओ पहुँच जाता है और काफी ज्यादा इजीली तरीके से उन सभी वॉरियर्स को पीट डालता है। तो यह देखने के बाद पैट्रियार्क कहता है, तो इसका मतलब यह है कि पैराडाइज वैली के अंदर तुम्हारी मौत नहीं हुई। तो यह बात सुनकर फेंग हाओ समझ जाता है कि इसी ने ही मुझे मारने के लिए बंदे भेजे थे। कि तभी पैट्रियार्क फेंग हाओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है कि तभी यांग किंग आते हुए उसे पीछे कर देती। इस लड़की को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और इसी के साथ साथ पैट्रियार्क से कहता है, मुझे ये लड़की जरा से भी ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है ये थंडर गॉड बवेरियन की कोई मेंबर है। यह सुनने के बाद पैट्रियार्क भी एकदम डर गया था, पर वो कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा
बैकग्राउंड क्या है और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ। और तुरंत ही यांग किंग के ऊपर हमला कर देता है। यह देखते हुए यांग किंग अपने वेपन को निकालते हुए उससे फाइट करने लगती है और वो पैट्रिया जू को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देने लगती है। और फिर फाइट करने के लिए आ जाता है फेंग हाउ, जो कि अपनी थंडर एक्टिवल का इस्तेमाल करते हुए एक साथ पैट्रिया जू के ऊपर हमला करते हैं। और फाइनली इस अटैक में वह पैट्रिया जू को पीछे करने में कामयाब हो जाते हैं, पर उसे हरा नहीं पाते। दोनों पैट्रियाज एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। इस अटैक के अंदर फेंग हाउ भी हार चुका होता है। यह देखने के बाद पैट्रिया जू फिर से उसके ऊपर हमला करते हैं, पर तभी वहीं पे ग्रैंड एल्डर आकर उसे बचा लेते हैं। और फिर फैंग फैमिली के साथ और भी बाकी वॉरियर्स मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पैट्रिया जू लगातार उसके ऊपर हमला किए जा रहा था और फैंग फैमिली के काफी सारे वॉरियर्स काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और इसके बाद फैंग हाउ अपनी थंडर एक्टिविस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार हमला पैट्रिया जू के ऊपर कर देता है। इस अटैक से पैट्रिया जू को भी इंजर्ड होना पड़ता है। इसके बाद यहाँ से बात आगे बढ़ते हुए देखकर शैडो मेंशन तुरंत ही उसके ऊपर पॉइजन से हमला कर देता है और इस पॉइजन के अंदर फैंग फैमिली के काफी ज्यादा वॉरियर्स अफेक्ट हो चुके थे। फिर फैंग हाउ अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ठीक करता है और यह देखने के बाद पैट्रिया जू को जैसे चांस मिलता है वो यांग किंग के ऊपर हमला कर देता है, पर इस अटैक को फैंग हाउ अपने ऊपर झेल लेता है। फिर उसके बाद पैट्रिया जू फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ थंडर गॉड पवेलियन का एक फाइटर वहाँ पे पहुँच चुका होता है और काफी ज्यादा इजीली तरीके से पैट्रिया जू को पीछे कर देता है कि तभी थंडर गॉड पवेलियन के कुछ और वॉरियर्स पहुँच जाते हैं। वो वॉरियर्स यांग किंग के सामने झुकते हुए कहता मिस अब हमें क्या करना चाहिए। तो यांग किंग कहती तुम दोनों फैमिली के पैट्रियाज की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दो और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। और वो यहाँ पे फैंग हाउ को छोड़ते हुए जाते हुए कहती है मैं जल्दी वापस आऊंगी, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। फिर एक दिन के बाद फैंग हाउ की आँख खुलती है और उसकी आँख खुलते ही उसकी मदर वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। फैंग हाउ होश में आते हुए यांग किंग के बारे में पूछता है। फिर उसकी मदर कहती है वो लड़की तो काफी देर हो चुकी, वो तो जा चुकी है। कि तभी फैंग हाउ की हालत चेक करने के फैंग फैमिली का किलर भी पहुँच जाता है। फैंग हाउ की कंडीशन को चेक करते हुए कहता है तुम तो पूरी तरीके से ठीक हो, हमने एक ही दिन के अंदर अंदर इतनी सीरियस तरीके से इंजरी को हील करना काफी ज्यादा मुश्किल बात है। तो फैंग हाउ कहता है कि ये काफी ज्यादा इजी है क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। यह सुनने के साथ साथ फैंग फैमिली के फैंग की मदर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये तो फैंग फैमिली के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर उसके बाद फैंग हाउ अपने फादर के बारे में पूछता है क्योंकि मुझे पैराडाइज वैली से कुछ ऐसा मिल चुका है जिससे फादर की हालत और भी ज्यादा बेटर हो सकती है। पर वो हीलर कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैंग फैमिली की हालत तो पहले से काफी ज्यादा खराब है। वो वहाँ से तुरंत फैंग हाउ को ग्रैंड एल्डर के पास लेके आया जो कि काफी ज्यादा सीरियस तरीके से इंजर्ड था। फिर तुरंत ही फैंग हाउ अपने हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड एल्डर को पूरी तरीके से हील कर देता है और वो वहाँ से तुरंत ही अपने फादर के पास पहुँच जाता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद कि वो अपने फादर को हील कर पाए। फिर उसकी मदर कहती तुम तो पहले से काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुके हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ टाइम आराम कर लेना चाहिए। फिर यह सुनने के बाद फैंग हाउ कहता है मदर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर अभी भी इतनी एनर्जी बची है कि मैं अपने फादर को ठीक कर पाऊँ। यह सुनने के बाद आंट जिंगुई कहती मेरी तरफ से तो ना, ऐसा करने के बाद तुम काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते हो, फिर मुझे मत बता। फिर फैंग हाउ तुरंत ही अपने फादर के हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है जहाँ पे हील करते हुए अपनी सोल अपने फादर की स्पिरिचुअलिटी के अंदर भेज देता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद उसे दिखाई पड़ता है कि उसके फादर की जो जेल है वो एक आइस पिलर के अंदर कैद है। यह देखने के बाद वो तुरंत ही उस आइस पिलर को तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी तुरंत ही उसके ऊपर कई आइस एरो से हमला होने लगता है। वो अपनी एनर्जी की मदद से उस आइस पिलर को तोड़ने में लग जाता है जहाँ पे उसको ऐसा करते वक्त काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पर वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। फिर हम उन आइस एरोस को देखते हैं जो कि एक आइस ड्रैगन में बदलते हुए फैंग हाउ के ऊपर हमला करता है। फैंग हाउ इस अटैक को झेलने में कामयाब हो गया था और इसी के साथ साथ वो अपने फादर को भी सेव कर चुका था। और इसके बाद वो तुरंत अपने फॉरवर्डन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस आइस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और काफी ज्यादा इजीली तरीके से उस आइस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और तुरंत ही अपने फादर की बॉडी से बाहर आ जाता है और अपनी मदर से कहता है कुछ दिनों तक एलेक्सर देने के फादर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। कि तभी उसके मुंह से खून आने लगता है
क्योंकि इस प्रोसेस से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और उसके बॉडी से पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। यह सब देखने के बाद उसकी मदर एक स्पिरिचुअल स्टोन लाते हुए कहती, तुम तुरंत ही स्पिरिचुअल स्टोन को एब्जॉर्ब कर लो जिससे कि तुम्हारी एनर्जी कुछ हद तक रिकवर हो जाए। तो फिर फेंगाओ ऐसा ही करता है। जहाँ पे फेंगाओ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा रिकवर हो गई होती है। फिर वो अपने मदर से कहता है, मदर मुझे कुछ स्टोन की जरूरत है। फिर उसकी मदर कहती, फैंग फैमिली के पास यह आखिरी स्टोन था, अगर तुम्हें और भी स्टोन चाहिए तो तुम्हें अपने ग्रैंड फादर के पास पहुँचना होगा। और फिर वो फेंगाओ को एक जेट पेंडेंट देकर उसके ग्रैंड फादर को ढूंढने के लिए भेज देती है। फिर वहाँ से जाते हुए फेंगाओ कहता है, मैं अपने फादर को ठीक करने के लिए जल्दी वापस आऊंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता और हमें माउंटेन के ऊपर कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि लूटने के लिए रास्तों पे नजर रख रहे होते हैं। वहीं पे हम फेंगाओ को देखते हैं जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था। आंट जिंग हुई तो काफी ज्यादा बोर हो रही थी इतने लंबे रास्ते को देखकर। फिर वो फेंगाओ से कहती है, आखिरकार ये रास्ता कब खत्म होने वाला है। कि तभी फेंगाओ को कुछ गड़बड़ महसूस होता है कि तभी 3 लुटेरे फेंगाओ के ऊपर हमला करने के लिए आ गए होते हैं और वो तीनों कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। लेकिन फेंगाओ उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। लेकिन ये तीनों लुटेरे फेंगाओ के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर फेंगाओ काफी इजीली तरीके से उन तीनों को पीछे कर देता है। और फिर वो तीनों किसी अजीब सी टेक्निक का यूज करते हुए फेंगाओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो खुद की टेक्निक में खुद ही फंस जाते हैं, जिससे कि फेंगाओ को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। और इसके साथ साथ उस वॉरियर जो एक्स था उसे फोड़ देता है। फिर उसके बाद फेंगाओ उन तीनों को पीटते हुए कहता है, क्या तुम फिर से चोरी करने की कोशिश करोगे। फिर वो तीनों मानने के लिए रेडी नहीं होते। इस वजह से फेंगाओ उनकी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पिटाई करता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, आज से तुम तीनों अच्छे पर्सन बनने की कोशिश करना। पर तभी वो वॉरियर फेंगाओ को पीछे से पकड़ लेता है और अपने साथियों से कहता है, इसके ऊपर हमला करो। कि तभी वही कोई एनर्जी इन दोनों वॉरियर्स को वहीं पे किल कर देती है। यह देखने के बाद वो दूसरा वॉरियर काफी ज्यादा डर चुका था। फिर वहाँ पे हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं जिसने की ऐसा किया था। इस लड़की के साथ कई सारे सोल्जर्स भी आए हुए थे। फिर उसके बाद सभी सोल्जर उस एक बचे हुए लुटेरे को वहाँ से पीटते हुए भेज देता। कि तभी वो लड़की फेंगाओ पास आके कहती, यहाँ से निकलने के लिए काफी ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो तुम्हें हमारे साथ चले जाना चाहिए। फिर फेंगाओ कहता है, इसके साथ रहना मेरे लिए सेफ है। फिर वो एग्री हो जाता है। फिर वो लड़की बताती, हम कुछ सामानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन फेंगाओ को यहाँ पे कुछ डाउट होता है क्योंकि यहाँ पे कोई सामान मौजूद नहीं है। हो सकता है कोई इस गाड़ी के अंदर कोई पर्सन हो। ये सभी उनकी रक्षा कर रहे हैं पर उसे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे रात हो जाती है जहाँ पे एक पर्सन खाना पका रहा होता है। फिर तभी वो सभी को खाना खाने के लिए बुलाने लगता है। फिर तभी सभी मेंबर जब खाना खाने लगते हैं कि तभी वो लड़की गाड़ी में मौजूद पर्सन को खाना देने की कोशिश करती है। फिर गाड़ी में मौजूद पर्सन कहता है, मैं खाना नहीं खाना चाहता। फिर वो फेंगाओ के साथ खाना खाने लगती है। फिर वो फेंगाओ से पूछती है, ब्रदर आप इस तरह से अकेले कहाँ जा रहे हो। फिर फेंगाओ कहता है, दरअसल मैं इस सिटी से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं अपने ग्रैंड फादर से मिलना चाहता हूँ जो कि काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है। मैं उन्हें हील करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद वो लड़की शॉक हो जाती है कि फेंगाओ एक हीलर है। तो फेंगाओ पूछता है, मिस किसी को हील करने की जरूरत है। तो वो लड़की कहती है, फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, पर मेरा एक ब्रदर जो कि इंजर्ड है और इसके बारे में अगर हम फिर मिले तो बात करेंगे। कि तभी वहाँ पे जो सोल्जर्स मौजूद था वो बेहोश होने लगता है क्योंकि खाने के अंदर उस पर्सन ने चोरी छुपे जहर मिला दिया था, क्योंकि वो पर्सन उन लुटेरों के साथ मिला हुआ था, जिस वजह से उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। यह देखने के बाद वो सेफ तुरंत उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर फेंगाओ जैसे तैसे इस अटैक को रोकता है। पर फेंगाओ की हालत पॉइजन की वजह से खराब हो रही थी। इससे पहले कि वो सेफ आगे बढ़ पाता, तभी गाड़ी के अंदर से एक पर्सन बाहर निकलते हुए उसे पीछे कर देता है। असल में वो पर्सन होता है फेई वेंजी। तो फिर वो शेई कहता है, तुम तो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड थे ना। तो फेई वेंजी कहता है, तो समझ लो कि मैं नाटक कर रहा था। फिर यह देखकर वो सैफ भी समझ जाता, मैं चाहकर भी इसे नहीं हरा सकता। फिर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। फिर हम तभी फेबियन जी को देखते हैं जो कि उल्टियाँ करने में लगा हुआ था। वो अंदर से सीरियसली इंजर्ड था और फिर फेंगाओ भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। तो फेबियन जी फेंगाओ से कहता है, अब हमें बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, तो तुम्हें हमें यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। फिर फेंगाओ सोचता है, इन्होंने मेरी जान बचाई थी तो हमें इस तरीके से इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर फेंगाओ उन सभी से कहता है, मैं तुम सभी को हील करना चाहता हूँ। फिर तभी फेबियन जी फेंगाओ के बॉडी को चेक करते हुए कहता है, तुम खुद ही इंजर्ड हो, अगर तुम हमें हील करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे वो 5 मेरेडियंस भी इंजर्ड हो जाएंगे। फिर फेंगाओ कहता है, लेकिन मैं ऐसा
ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मकसद है लोगों को बचाना। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उस सेफ को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर के पास पहुँच गया होता है और फिर अपने लीडर से कहता है। वो सभी काफी ज्यादा सीरियस तरीके से घायल, ऊपर से पॉइजन से अफेक्ट है, तो यही सही टाइम है हमें उनके ऊपर हमला करना चाहिए। फिर वो सभी वहाँ पे तुरंत ही पहुँच जाते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि पॉइजन की वजह से बहुत ज्यादा मेंबर मर चुके हैं। और जैसे ही सामान को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे पत्थर भरा हुआ था। फिर तभी कई सारे सोल्जर के साथ वो लड़की तुरंत ही उन सभी को घेर लेती है। ये सभी देखने के बाद वो सभी लुटेरे काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। फिर वो लुटेरा कहता है तुम लोग तो पॉइजन से काफी ज्यादा अफेक्ट थे। फिर फेंगा वहाँ पे बाहर आते हुए कहता है जब तक तुम किसी चीज के बारे में एक्शन लेते तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। फिर वो शेफ कहता है शायद इसी ने इन सभी को पॉइजन से क्योर किया। तो फिर फेंगाओ कहता है हाँ मैंने किया। फिर हमें कुछ टाइम बाद उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगाओ उन सभी को पॉइजन से क्योर कर दिया होता है। पर इसमें फेंगाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यह देखने के तुरंत ही फेंग बेंजी उसे स्पिरिचुअल स्टोन देता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फिर से रिकवर हो गया होता है। मार्शल यूनिवर्स के इस एपिसोड के स्टार्टिंग हमें उन लुटेरों को दिखाया जाता है जो लुटेरे भी समझ चुके थे अब उन सबको भागने के लिए यहाँ से कोई रास्ता मौजूद नहीं है। और फिर वो सभी हार मानने के बारे में सोच लेते हैं। फिर वो जो सैफ होता है वहाँ पे फेंग बेंजी से कहने लगता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसा नहीं की, मुझसे जानबूझ के ये सब करवाया गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो उस पर्सन के बारे में हम अभी कुछ ज्यादा नहीं जानते। फिर उन लुटेरों का लीडर कहता है मास्टर असल यहाँ पे उसने हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन को इंजेक्ट कर दिया। उस पॉइजन का एंटीडोट हम तभी देंगे जब तक कि हम फैंग फैमिली के लीडर को किल नहीं कर देते। उस पर्सन के ऑर्डर के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी 1 हफ्ते के बाद हमारी मौत हो जाएगी इस पॉइजन की वजह से, यानी कि हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी हार्ट भी एक्सप्लोर हो जाएगी। तो फैंग आओ को यकीन नहीं होता। वो एक पर्सन की बॉडी को चेक करते हुए कहता है हाँ यह सच है, हाँ इन सभी को डेडली पॉइजन दिया गया है। फिर यह सुनकर मास्टर फ्रैंक बेंची कहता है इन सभी चीजों के पीछे जो मास्टर माइंड वो पॉइजन मास्टर ही है, वो काफी ज्यादा ब्रूटल पर्सन। फिर फेंगाओ उस पर्सन से पूछता है क्या तुम्हें पता है ये पॉइजन मास्टर कहाँ पे रहता है और उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। तो वो पर्सन बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, असल में इसके बारे में मेरे बॉस को ही पता है। वो वही पर्सन है जो कि पॉइजन मास्टर से मिला है। फिर मास्टर फ्रैंक बेंजी के साथ यहाँ पे आया। फिर वो लड़की उन लुटेरों को लीडर के पास पहुँचते हुए कहती है क्या तुम्हें पता है पॉइजन मास्टर कहाँ छुपा हुआ है, अगर तुम ये इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए तैयार हो तो हम शायद तुम्हारी बॉडी से पॉइजन को क्योर कर दे। फिर यह सुनने के बाद वो लुटेरा कहता है तुम मेरी बॉडी से पॉइजन को क्योर क्यों ना कर दो, पर मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वो लुटेरों का लीडर वो फेंगाओ और सभी को उस पॉइजन मास्टर के पास ले जा रहा होता है क्योंकि फेंगाओ ने उसकी अच्छी तरीके से पिटाई कर दी होती है। फिर वो कहता है मास्टर मेरे पीछे पीछे आए, मैं आप सभी को पॉइजन मास्टर के पास छोड़ दूंगा। फिर कुछ टाइम बाद वो सभी एक कैब के सामने आ गए होते हैं। फिर वो लुटेरा कहता असल में जो पॉइजन मास्टर वो उसी कैब के अंदर छुपा हुआ है, पर तुम लोग कैब के अंदर जाने के बाद ध्यान रखना कि कैब के अंदर कई सारे पॉइजन और इंसेक्ट भी मौजूद है जो कि किसी पर्सन को आसानी से किल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फेंगाओ अपने दोस्तों से कहता है यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी कैब के बाहर रह लुटेरों को रोकने की कोशिश करना और तब तक हम जाकर पॉइजन मास्टर से निपटते हैं क्योंकि इन लुटेरों को ऊपर जरा सा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सभी मिलकर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। कैब के अंदर जाते टाइम वो लोग तो नॉर्मल रहते पर तभी उन सभी पे हमला हो जाता है जो कि पॉइजन स्मोक था जिससे कि उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर ये देखते हुए फेंगा तुरंत ही अपने हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते एक सील को क्रिएट कर देता है। इसके बाद पॉइजन मास्टर उन सभी से कहता तुम सभी यहाँ पे आ गए, यानी कि वो फेंग बेंजी को कह रहा मैंने तुम्हारे लिए काफी टाइम तक इंतजार किया और मुझे जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे निपटने के लिए किसी पर्सन की हेल्प मांगोगे। और जैसे ही पॉइजन अफोक खत्म होता वैसे ही फेंगाओ तुरंत अपने सील को डीएक्टिवेट कर देता। फिर तभी पॉइजन मास्टर जब उसको देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि यही वो पर्सन हो जो कि यांग फैमिली और हु फैमिली से मिलकर फैंग फैमिली के ऊपर हमला किया था। फिर फेंगाओ को देखने के बाद पॉइजन मास्टर भी गुस्सा हो गया था, यही वो फैंग फैमिली का पर्सन था, इसकी वजह से वो फैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। और फिर फेंगाओ से कहता है तो फाइनली तुम हमारे सामने खुद ही आ गए तो हमारा काम और भी आसान हो चुका है। फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर एक साथ पॉइजन मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर पॉइजन मास्टर भी उन तीनों को अटैक को काफी ज्यादा इजीली तरीके से रोक रहा होता है। फिर तभी फेंगाओ अपने थंडर पावर से हमला
हमला करता है कि तभी पॉइजन मास्टर अपने पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली तरीके से फेंग आउ को पीछे कर दिया होता है। फिर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करते हुए कहता है तुम्हारे पास और कौन कौन सी टेक्निक मौजूद है, तुम यूज कर सकते हो। यह सुनने के बाद फेंग तुरंत ही फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ये देखकर फेंग बेंजी कहता है ये किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक जिसका यूज करने की वजह से इसका जो पावर 3 रियलम तक ब्रेक थ्रू हो चुका है। फिर उसके बाद तुरंत ही फेंग आउ पॉइजन मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। फिर पॉइजन मास्टर उसके अटैक को अपने पॉइजन से रोकने लगता है। यह देखने के बाद फेंग बेंजी भी तुरंत ही हमला कर देता है और इसी के साथ साथ वो लड़की भी हमला कर रही होती है और कुछ ही टाइम के अंदर पॉइजन मास्टर को इनके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। फिर यह देखने के फेंग आउ तुरंत अपने थंडर फिस्ट से हमला करने लगता है। उन तीनों को अपने ऊपर भारी पड़ते हुए देख पॉइजन मास्टर अपने डेडली पॉइजन से हमला करने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। यह देखने के बाद फेंग आउ तुरंत ही एक शील्ड को क्रिएट करते हुए उन दोनों को सेव करता है। फिर उसके बाद पॉइजन मास्टर अपने पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए एक स्नेक को क्रिएट करता है और फिर तुरंत ही हमला कर देता है और इसके बाद उन तीनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर अब वो तीनों चाहकर भी पॉइजन मास्टर से फाइट नहीं कर सकते थे, पर फेंग आउ ने अभी भी हार नहीं माना था। फिर उसके बाद मास्टर फेंग बेंजी फेंग आउ से कहता है तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें हमारे लिए अपनी जान नहीं गंवाना चाहिए। फिर फेंग आउ उन्हें बचाने के लिए वहीं पे खड़ा रहता है। फिर पॉइजन मास्टर कहता मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मेरी इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को झेल पाओगे, पर आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों होने वाली है। और तभी वो अपने डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे तुरंत डेमोनिक स्कर्ट को क्रिएट कर लेता है और ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी। और फिर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो तुरंत ही फेंग आउ के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर फेंग आउ समझ जाता है इस अटैक को उसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जहाँ तक कि उसकी मौत तुरंत ही हो सकती है। और वो तुरंत ही फेंग बेंजी और हुआंग से कहता है आप दोनों अपनी बची हुई एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दो, तो शायद मैं स्टीवन मास्टर को हरा सकता हूँ। तुम दोनों मेरे ऊपर यकीन रखो। फिर यह सुनने के वो दोनों अपनी अपनी एनर्जी फेंग आउ के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, जिस वजह से फेंग आउ की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इससे पहले कि फेंग आउ अपनी पूरी एनर्जी को रिस्टोर कर पाता कि तभी पॉइजन मास्टर का बोट से टकरा जाता है, पर फेंग आउ उस अटैक को डॉज कर लिया था। और फिर फेंग अपनी टाइगर के टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन मास्टर की तरफ आगे बढ़ता है। फिर तभी पॉइजन मास्टर अपने डेमोनिक स्कल से उसके ऊपर हमला करता है, पर फेंग आउ उसके अटैक को रोकते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी पॉइजन मास्टर अपने अटैक से फेंग आउ को रोकने की कोशिश करता है, पर वो काफी सारी कोशिश के बाद ऐसा नहीं कर पाता। और फिर वो अपने हाथों से फेंग आउ को रोकने की कोशिश करता है, पर वो फेंग आउ को नहीं रोक पाता और फिर वो अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। फाइनली उसे डेडली तरीके से हिट कर दिया होता है। इस अटैक को झेलने के बाद पॉइजन मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसी के साथ साथ उसके फेस पे जो मास्क था वो भी हट गया था। फेंग आउ जैसे उसके फेस को देख तो वो शॉक हो चुका था। ये तो एक लड़की, मैं किसी लड़की को इस तरीके से मरने नहीं देना चाह रहा था। और वो उससे कहता तुम अगर बता दो कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है तो मैं तुम्हें शायद जिंदा छोड़ दूं। पर वो लड़की क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि मैं इतनी जल्दी सरेंडर कर दूंगी? पर ऐसा नहीं होने वाला, मैं यहाँ पे मरते दम तक तुम तीनों को मारने की कोशिश करूंगी। पर उसकी बॉडी काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है, क्योंकि वो अपने बॉडी एक्सप्लोर करना चाहती थी। फिर उसके बाद फेंग आउ कहता अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इसके बाद हम कैप के बाहर देखते जहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। मार्शल यूनिवर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो फेंग आउ होता है वो उसी पॉइजन मास्टर से फाइट करता है। तो अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो पॉइजन मास्टर होता है उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करने की वजह से पूरे कैब के अंदर पॉइजन फैल गया था। फिर हम वहीं पे फेंग आउ को देखते हैं जहाँ पे वो अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी सेव करने के लिए वहीं पे अपने हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और इसी के साथ साथ कैब से बाहर जाते हुए कहता है जल्दी करो, हमें जितना जल्दी हो सके इस कैब से बाहर निकलना होगा। फिर कुछ देर के बाद वो सभी सेफली कैब के बाहर आ गए होते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से फेंग आउ की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग गई थी।
उसके बाद वांग फेंग तुरंत एक स्पिरिट क्रिस्टल को निकालते हुए फेंग हाउ को दे देती है, जिसको मिलने के बाद फेंग हाउ उसे वहीं पे रिफाइन करने लगता है। स्पिरिट क्रिस्टल की वजह से उसकी एनर्जी रिकवर होने के साथ साथ उसके बॉडी से काफी ज्यादा थंडर एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखने के बाद फेंग बेंजी कहता है, अरे नहीं, इसने तो अपनी बॉडी को रिकवर करने के साथ साथ ब्रेक थ्रू कर चुका है, यानी कि यह वॉरियर रियलम की पीक पे पहुंच चुका है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग फेंग हाउ को शाबाशी देने लगते हैं। फिर उसके बाद फेंग हाउ फेंग बेंजी से कहता है, सीनियर, आप मेरी इंजरी पूरी तरीके से हील हो चुकी है, क्यों ना मैं आपकी इंजरी हील करूं। यह सुनने के बाद फेंग बेंजी उससे कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने पॉइजन पे छुटकारा पाया, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो फिर फेंग हाउ कहता है, सीनियर, क्या आपको मेरी एबिलिटी पे यकीन नहीं है? यह सुनने के बाद फेंग बेंजी भी एग्री हो जाता है। फिर फेंग हाउ उन्हें भी हील कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी वापस लौट रहे होते हैं। तो फिर फेंग हाउ फेंग बेंजी से पूछता है, सीनियर, मुझे लगता है इन कुछ दिनों में आपने कुछ ज्यादा ही एनिमीज बना लिया। ये सुनने के बाद फेंग बेंजी कहता है, असल में ऐसा नहीं है, मैं चियान सिटी से बिलोंग करता हूँ। चियान सिटी की जो सिटीजन है वो इस सिटी के लिए अपने नए सिटी लॉर्ड को सिलेक्ट करना चाहती है। सिटी के अंदर एक और फैमिली मौजूद है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। वो ये नहीं चाहेंगे कि मैं सिटी लॉर्ड बनूं। शायद इसी वजह से उन लोगों ने मेरे पीछे इन सभी को भेजा था, और इन सभी चीजों को तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ये ऐसा सुनने के बाद फेंग हाउ सोचता है, ये जो पॉइजन मास्टर वाला मैटर है वो चैंग सिटी से रिलेटेड है, आखिरकार इसकी असली वजह क्या हो सकती है। और फिर कुछ ही देर के अंदर वो लोग चियान सिटी के अंदर पहुंच गए होते हैं। फिर उसके बाद फेंग हाउ उन सभी को बाय बाय करते हुए कहता है, कई दिनों तक आप लोगों ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा, इसके लिए थैंक यू। इसके बाद सीनियर फेंग बेंजी भी कहता है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो चियांग सिटी में आके मुझसे जरूर कहना। वहाँ पे फेई फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वे भी कहते हैं, ब्रदर फेंग, मुझसे मिलने के लिए जरूर से आना। और फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाउ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी ग्रैंडफादर के मेंशन के सामने पहुँच गया होता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसे कुछ डाउट होता है, क्योंकि सिटी के आसपास एक भी पर्सन नहीं मौजूद होता है। ग्रैंडफादर के मेंशन के सामने जाकर उसे और भी ज्यादा डाउट होने लगता है। इस वजह से वो गेट में ना जाकर छुपते हुए अंदर से जाने की कोशिश करता है। फिर मेंशन के अंदर आते ही कई सारे सोल्जर्स के साथ साथ एक पर्सन ही उसे तुरंत ही घेर लेता है, और वो पर्सन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरीके से घुसने की? शायद तुम्हें जी फैमिली ने भेजा होगा। तो फेंग हाउ उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं जी फैमिली से नहीं हूँ, पर वो पर्सन नहीं मानता और अपने सोल्जर्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। फेंग हाउ सभी सोल्जर्स को काफी ज्यादा इजीली तरीके से पीट दिया होता है। यह देखने के बाद वो पर्सन कहता है, तो फिर तुम यहाँ पे मरो। इसी के साथ साथ ये जो पर्सन होता है फेंग हाउ के अंकल, और वो तुरंत ही फेंग हाउ के ऊपर हमला कर दिया होता है। पर फेंग हाउ काफी इजीली तरीके से उनके अटैक को रोक लेता है और उनसे फाइट करने लगता है, जहाँ पे फाइट करने में फेंग हाउ को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर फेंग हाउ काफी ज्यादा इजीली तरीके से उन्हें पीछे कर दिया होता है। इससे पहले कि फेंग हाउ के अंकल उसके ऊपर फिर से हमला करते कि तुरंत ही फेंग हाउ एक जेट पेडेंट को निकाले, जो कि उसकी मदर ने उसको दिया था। जेट पेडेंट देखने के बाद उसके अंकल उसके ऊपर हमला करने से रुक जाते हैं और ध्यान से फेंग हाउ की ओर देखने लगते हैं। और फेंग हाउ कहता है, अंकल, मैं फेंग हाउ हूँ। उसके बाद उसके अंकल फेंग हाउ को तुरंत ही पहचान गए होते हैं। फिर वो कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और पूरी तरीके से अपने मदर की तरह ही दिखते हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलाता हूँ। फिर उसके बाद वो दो वहाँ से फेंग हाउ के ग्रैंडफादर के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद फेंग हाउ के ग्रैंडफादर फेंग हाउ को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और कहते हैं, क्या हाल चाल है, तू तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, कोई लड़की तेरे से सेट है कि नहीं? फिर फेंग हाउ कहता है, समझ लो एक सेट है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी। उसके बाद उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं, लास्ट टाइम हमें पता चला था कि तुम त्यानवो वर्टेक्स को ओपन करने में नाकामयाब रहे, इसी वजह से मेरे साथ साथ तुम्हारे अंकल भी काफी ज्यादा परेशान हुआ करते थे, पर तुम अब इस मुश्किल से दूर हो चुके हो और अपने त्यानवो वर्टेक्स को भी ओपन कर चुके हो, तो अब इससे हम काफी ज्यादा खुश हुए। उसके बाद फेंग हाउ कहता है, शायद ये मेरे लक की वजह से हो पाया। फिर उसके बाद उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा उदास होने लगते हैं। फिर वो अपने अंकल से पूछता है। फिर उसके बाद उसके अंकल कहते हैं, असल में जो जी फैमिली के मास्टर है वो तुम्हारे सिस्टर से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से खिलाफ हैं, जिसकी वजह से जी फैमिली हमारे ऊपर हमेशा ही दबाव डालता रहता है। ये सुनने के बाद फेंग हाउ परेशान होते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिटीजन चंग के अंदर कोई ऐसा मास्टर लॉ मौजूद नहीं है जो कि इस चीज को रोक पाए? तो ये सुनने के बाद उसके ग्रैंडफादर कहते, शायद ऐसा ही समझ, पता नहीं जी फैमिली हमारे साथ कुछ दिनों से ऐसा क्यों कर रही है।
वो धीरे धीरे काफी ज्यादा क्रूर होता जा रहा है। फिर सिटी की जो बाकी फैमिली है उसके साथ भी ऐसा क्यों नहीं करती। यह सुनने के बाद उसके अंकल भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, जी फैमिली तो हमेशा से ही काफी ज्यादा घमंडी हुआ करता है। सिटीजन सिटी के अंदर हमारे जैसे जितने भी फैमिली मौजूद है जी फैमिली को कभी अच्छी नजर से नहीं देखते। मुझे नहीं मालूम कि इस बार क्या हुआ। पता नहीं शादी के अंदर छोटे छोटे फैक्शन को इनवाइट क्यों कर रहे हैं। पता नहीं वो लोग इस शादी के अंदर क्या करने वाले हैं। उनका मकसद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुनने के बाद फैंगाओ अपने ग्रैंडफादर से कहता है और उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर उसके ग्रैंडफादर उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें इन सभी चीजों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सबसे पहले अपने जूनियर सिस्टर से जाके मिलना चाहिए। फिर ये सुनने के फैंगाओ भी अपने जूनियर सिस्टर से मिलने चला गया होता है और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंगाओ के सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी कि तभी वहीं पे फैंगाओ भी पहुँच गया होता है और फिर अपने सिस्टर को बुलाने लगता है। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।